नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का जो पहला पॉइंट है मौर्यकालीन और गुप्तकालीन कला, विज्ञान और साहित्य का विकास। उसी के अंतर्गत हमारा मौर्यकाल के अंतर्गत एक टॉपिक है अशोक के शिलालेख। और अशोक के जो शिलालेख हैं, इन शिलालेखों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है वृहद शिलालेख और दूसरे जो इनके शिलालेख हैं उनको कहते हैं लघु शिलालेख। तो आज के इस वीडियो में हम वृहद शिलालेखों से रिलेटेड जो जानकारी है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सारे तथ्यों को आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे टॉपिक का नाम है अशोक के शिलालेख या अभिलेख। तो शिलालेख और अभिलेख के बारे में पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा करी थी कि अभिलेख के अंतर्गत सारे वो जो लेख आ जाते हैं, चाहे वो शिलालेख हो, चाहे वो कागजों पर लिखे गए लेख हों, चाहे ताम्र पत्रों पर लिखे गए लेख हों, चाहे स्तंभों पर लिखे गए लेख हों, तो सारे लेखों को यदि एक रूप से हम उनको नाम दें तो उनका नाम हो जाएगा अभिलेख। और इसके अंतर्गत फिर जो इनके जो वर्गीकरण यदि करते हैं तो उसके अंतर्गत आते हैं शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया, गुहा लेख हो गया। तो इस तरह से जो ऊपर वाला जो सबसे बड़ा रूप है उसे हम अभिलेख कहते हैं और इसी के जो छोटे छोटे रूप हैं उनको शिलालेख, गुहालेख आदि के नाम से हम संबोधित करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम शिलालेखों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता को संबोधित किया। तो मौर्य काल की बात करें या उससे पहले जो शासन रहे हैं उनकी बात करें तो अशोक उनमें सबसे पहले ऐसे शासक माने जाते हैं जिसने अपना जो संबोधन है वो अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। तो यहाँ पर सिर्फ इस पॉइंट का बताने का मतलब यही था कि अभिलेखों की जो शुरुआत होती है, अभिलेखों का जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान दिया जाता है वो अशोक के काल में दिया जाता है। अशोक के अभिलेख लगभग 45 स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो भारत, पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान में स्थित हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु से हमें पता चलता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो संख्या की बात करें तो लगभग 45 स्थानों से ये हमें प्राप्त होते हैं। और स्थानों की बात करें तो आपको मुख्य 3 स्थानों के नाम याद रखना है, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अब इनमें भी कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ से ये अभिलेख प्राप्त होते हैं, ये शिलालेख प्राप्त होते हैं, तो इसे हम इसी वीडियो में नीचे जो हमारा रिलेटेड पॉइंट आएगा जहाँ पर इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कहाँ कहाँ से ये प्राप्त हुए हैं, पाकिस्तान में इनकी प्राप्ति कहाँ से हुई है और अफ़गानिस्तान में कहाँ से हुई है। तो मुख्य रूप से देशों की यहाँ पर बात की गई है कि 3 देशों से इनके अभिलेखों की प्राप्ति हमें हुई है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और इससे रिलेटेड कई परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो कौन सी है। तो भाषा की बात करें तो मुख्य रूप से जो भाषा हो प्राकृत है और लिपि की बात करें तो प्रमुख जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। अब भाषा और लिपि में थोड़ा सा अंतर क्या है वो मैं आपको बता दूं कि भाषा, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ये है भाषा, और इस हिंदी को मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, उर्दू में भी लिख सकता हूँ। जैसे हम कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो हमारी भाषा तो होती है हिंदी और हमारी लिपि होती है इंग्लिश। जैसे हम किसी को कहना चाहते हैं कि वह आ रहा है तो हम इंग्लिश में लिखते हैं वह आ रहा है। तो ये जो लिपि है ये तो हो जाएगी अंग्रेजी, इसकी भाषा है हिंदी। तो इसी तरह से महत्वपूर्ण बिंदु इसको आपको याद रखना है कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी भाषा कौन सी है, तो प्राकृत भाषा है और मुख्य लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। और भी लिपियां हैं लेकिन मुख्य लिपि का जहाँ भी स्थान आता है तो ब्राह्मी लिपि होती है। उत्तर पश्चिम के अभिलेखों में खरोष्टी तथा अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। उत्तर पश्चिम का मतलब है जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तानी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वहाँ के अभिलेखों की जो लिपि की बात करें तो खरोष्टी लिपि और अरामाइक लिपि का वहाँ पर प्रयोग किया गया है। उन क्षेत्रों में यानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग कम या ना के बराबर हुआ है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्राप्त अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है वो कौन सी है। तो हमें याद होना चाहिए, हमारा जवाब होगा खरोष्टी व अरामाइक।
कांधार जो अफ़गानिस्तान का प्राचीन क्षेत्र रहा है, तो कंधार अफ़गानिस्तान से प्राप्त अभिलेखों की जो भाषा और लिपि है वो अरामाइक और यूनानी है। तो इस तरह से मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त अभिलेखों की जो भाषा और लिपि है उसको आपको विशेष ध्यान देते हुए उनको याद रखना है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि कंधार या अफ़गानिस्तान से प्राप्त अभिलेखों की भाषा अथवा लिपि कौन सी है, तो हमें याद होना चाहिए अरामाइक और यूनानी। चापड़ को अभिलेखों का लेखक बताया गया है। तो अशोक के बहुत सारे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन अभिलेखों में कहीं कहीं पर हमें ये जानकारी मिलती है कि इन अभिलेखों का जो लेखक था वो चापड़ है। अभी तक एक ही लेखक की जानकारी प्राप्त, इसके अलावा और किसी लेखक की जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि इन अभिलेखों के लेखक और हैं। तो यहाँ पर एक ही लेखक की अब तक जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसका नाम भी आपको याद रखना है। उस लेखक का नाम चापड़। टिफेंथलर ने 1750 में दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख का पता लगाया। अब दो चार जो पॉइंट है वो यही है कि कौन से अभिलेख का पता किसने लगाया था। तो एक स्तंभ लेख है, अभी ऊपर चर्चा भी करी थी कि शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। तो इस तरह से दूसरे प्रकार का जो लेख है स्तंभ लेख, यानी स्तंभों पर लिखे गए जो लेख हैं इनको भी हम अलग से पढ़ेंगे, स्तंभ लेखों को भी, कि कौन से स्तंभ लेख में किस चीज़ का वर्णन किया गया है और वो स्तंभ लेख कहाँ है, उसकी खोज किसने की है। तो यहाँ पर भी शॉर्ट में हम देखें तो जो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है उसका जो पता लगाया था वो 1750 में लगाया था। और किसने लगाया था? टिफेंथलर ने लगाया था। जेम्स टोड ने 1822 में गिरनार शिलालेख की खोज की। यहाँ प्रश्न बनता है कि गिरनार शिलालेख की खोज किसने की, तो हमारा जवाब हो जाएगा जेम्स टोड ने। और कब की? 1822 में। फीहरर ने 1895 में निगाली सागर स्तंभ लेख की खोज की और 1896 में रुम्मिनदेई स्तंभ लेख की खोज करी। तो यहाँ पर दो स्तंभ लेख हैं, एक तो निगाली सागर स्तंभ लेख और दूसरा है रुम्मिनदेई स्तंभ लेख। इन दोनों ही स्तंभ लेखों की खोज करने वाले व्यक्ति का जो नाम है वो है फीहरर। और निगाली सागर स्तंभ लेख की खोज उन्होंने करी थी 1895 में और रुम्मिनदेई अभिलेख की खोज उन्होंने करी थी 1896 में। तो दोनों ही एक साल के अंतर में इन्होंने खोज की थी दोनों स्तंभ अभिलेखों की। आर टेल ने 1905 में सारनाथ स्तंभ लेख की खोज की। तो सारनाथ स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? आर टेल ने की थी। और कब करी थी? 1905 में। अशोक के शिलालेखों की लिपि को पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता प्राप्त करी वो 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने हासिल की है। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का जो श्रेय है, पढ़ने की सफलता का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो हमारा जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप को। और जेम्स प्रिंसेप ने ये सफलता कब हासिल करी, तो इसका जवाब हो जाएगा 1837 में। जेम्स प्रेस ने बहुत ही मेहनत करके अलग अलग भारत की जो पांडुलिपियाँ हैं उनको इकट्ठा करे और उन पांडुलिपियों के जो अक्षर थे उनका ज्ञान प्राप्त करके, उनको सीख करके और उन अक्षर ज्ञान के आधार पर ही अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी। तो इन्होंने बहुत मेहनत करके इन शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी। हमें नाम याद रखना है जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अब मैंने ऊपर बताया था कि अभिलेख एक मुख्य रूप है और बाकी इसके जो सब जो रूप होते हैं, वर्गीकरण होते हैं, वो इसके रूप हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्गीकरण भी बताया कि अशोक के जो लेख हैं उसको किन किन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है शिलालेख, और फिर आगे जा कर के शिलालेखों को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। एक है वृद्ध शिलालेख और दूसरा है लघु शिलालेख। दूसरा जो इनका वर्गीकरण है वो स्तंभ लेख, यानी स्तंभों पर लिखे गए जो लेख हैं वो स्तंभ लेख कहलाते हैं। और तीसरा जो इनका प्रकार है वो है गुहा लेख। तो आज के इस वीडियो में हम वृहद शिलालेखों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में एक पार्ट और बनेगा, उस दूसरे पार्ट में हम ये चारों जो चीज़ें हैं, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेखों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पार्ट के दो वीडियो इसलिए बनाए हैं क्योंकि मुख्य जो है वो वृद्ध शिलालेख है, इसलिए इसको अलग रखेंगे और ये इसका जो वर्णन है वो इन तीनों के बराबर है। एक तरफ तो वृद्ध शिलालेखों का वर्णन है और एक तरफ लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेखों का वर्णन है। इसलिए
इसको दो पार्टों में बांटकर पढ़ना ही हमने उचित समझा है। तो इस तरह से ये वर्गीकरण में 3 प्रकार के अभिलेख वहाँ पर बताए गए हैं। तो आज का मैं आपको बता रहा था कि आज के इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक है वो यही है वृहद शिलालेख। अशोक के वृहद शिलालेखों की जो संख्या है वो 14 है, जो कालसी, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, सोपारा, धौली, येरागुडी आदि स्थानों पर मिले हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु में आपको जो चीज़ याद रखनी है वो इतनी याद रखनी है कि परीक्षा में यदि प्रश्न पूछा जाए कि अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो हमारा जवाब होना चाहिए 14। स्थानों को आपको याद नहीं करना इस पॉइंट में, क्योंकि नीचे मैंने इन स्थानों का जो मुख्य स्थान है वो भी बताया, उसको आपको याद करना है। जैसे दूसरे ही पॉइंट में आप देख सकते हैं कि ये मुख्यतः 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये का मतलब होता है ये 14 जो वृहद शिलालेख हैं अशोक के, इनकी जो प्राप्ति है वो कितने स्थानों से होती है? 8 स्थानों से। और ये वही स्थान है जो ऊपर मैंने लिखे हैं, इनमें 1-2 स्थान कम भी था और हमें ये भी पता नहीं था कि स्थान कहाँ कहाँ है। तो दूसरे बिंदु में मैंने बिल्कुल इस पॉइंट को क्लियर किया है कि ये 8 स्थान कौन कौन से हैं। तो 8 स्थानों में पहला जो स्थान है वो है गिरनार अभिलेख, और ये वर्तमान में गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है, यानी गुजरात में स्थित है। दूसरा जो स्थान है वो है येरागुडी, और ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने इसको अलग पॉइंट के रूप में यहाँ पर लिखा है। तीसरा स्थान है शाहबाजगढ़ी, और ये कहाँ है? पेशावर, पाकिस्तान। दूसरा है मानसेरा, ये है हजारा पाक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 8 स्थानों में जो 2 स्थान हैं वो पाकिस्तान में है, शाहबाजगढ़ी जो स्थान है वो पेशावर नामक स्थान पर है, और मानसेरा नामक जो वृहद शिलालेख है वो हजारा नामक पाकिस्तान में स्थित ये अभिलेख है। पांचवा जो स्थान है वो है कालसी, और कालसी है देहरादून में। छठा है धौली, ये उड़ीसा में है। सातवां जोगढ़, ये गंजाम उड़ीसा में है। और आठवां है सोपारा, ये महाराष्ट्र में है। तो आठवां जो स्थान है सोपारा महाराष्ट्र, इसके साथ मैंने एक बिंदु और लिखा है कि सोपारा महाराष्ट्र से 11वां, 12वां, 13वां व 14वां अभिलेख प्राप्त होता है। तो 14 जो वृहद शिलालेख हैं उनमें से 4 जो वृहद शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोपारा महाराष्ट्र से हमें प्राप्त होते हैं। पाकिस्तानी क्षेत्र में अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है और लिपि खरोष्टी है। तो मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि अलग अलग स्थानों पर प्राप्त जो अभिलेख हैं उनकी लिपि और उनकी जो भाषा है वो आपको विशेष सावधानी से याद रखनी है। तो पाकिस्तान में 2 स्थानों से हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं, एक हुआ हजारा पाक और एक मानसेरा जो था, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें अभिलेखों की हम बात करें तो उनकी जो भाषा वो तो प्राकृत है, यानी जैसे भारत के अभिलेखों की भाषा भी प्राकृत है, लेकिन पाकिस्तानी क्षेत्र की जो लिपि है वो लिपि है खरोष्टी। तो ये विशेष आपको ध्यान रखनी है। संस्कृत में गधे को कहते हैं खर और ओष्ठ कहते हैं होठ को। तो ये जो लिपि है वो गधे के होठों की आकृति के समान होने के कारण इसका जो नाम दिया गया है वो खरोष्टी लिपि यहाँ पर नाम दिया गया है। अफगानिस्तान से प्राप्त जो अभिलेख हैं उनमें यूनानी और आरमाइक लिपि और भाषा का प्रयोग किया गया है, और अन्य स्थानों पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी भाषा प्राकृत है, जैसे मैंने आपको बताया था, और लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। तो पाकिस्तान में और भारत के अभिलेखों में सिर्फ लिपि का अंतर है, भाषा प्राकृति है। पाकिस्तान से प्राप्त लिपि है खरोष्टी, और भारत के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त अभिलेखों की जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। अब हमारा जो अगला जो पॉइंट है वो है अभिलेखों में वर्णित मुख्य विषय, यानी हमने पढ़ा कि मुख्य 14 अभिलेख हैं वृहद शिलालेख। अब कौन से अभिलेख में कौन सी चीज़ का वर्णन किया गया है, तो सार रूप से और छोटे रूप में इनको हमें यहाँ पढ़ना है, क्योंकि कई बार इनसे भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये कौन से अभिलेख में वर्णित विषय है, यानी ये बात कौन से अभिलेख में कही गई है। तो प्रथम वृहद शिलालेख की बात करें तो इसमें पशु हत्या समारोह पर प्रतिबंध, यानी एक तो जो शिकार किया जाता था पशुओं का उसके प्रतिबंध की बात की गई है, और एक जो समारोह आयोजित किए जाते थे उन पर प्रतिबंध लगाने की जो बात है वो प्रथम वृहद शिलालेख में की गई है। और इसी में लिखा गया है कि राजा की पाकशाला यानी रसोई में सैकड़ों पशुओं के स्थान पर मात्र 2 मोर और 1 मृग का प्रयोग किया जाएगा, यानी हिरण का प्रयोग किया जाएगा।
तो जैसे ही पशु हत्या के प्रतिबंध की बात की गई, तो आगे इसी में ये भी कहा गया कि जो रसोई में जो सैकड़ों पशुओं की हत्या करके और जो मांसाहारी जो भोजन बनाया जाता था, उसके स्थान पर केवल अब 2 मोरों का प्रयोग होगा और 1 मृग यानी हिरण का प्रयोग किया जाएगा। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है कि ये दोनों बातें प्रथम वृद्ध शिलालेख में की गई हैं। दूसरे वृद्ध शिलालेख की बात करें तो समाज कल्याण से संबंधित कार्य जैसे चिकित्सा का वर्णन, मार्ग निर्माण का वर्णन, कुआं खोदना, वृक्षारोपण आदि का जो वर्णन है वो दूसरे वृद्ध शिलालेख में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको इन्हें याद रखना है कि परीक्षा में प्रश्न पूछे कि समाज कल्याण से संबंधित कार्य या फिर चिकित्सा, मार्ग निर्माण, कुआं निर्माण आदि से संबंधित जो जानकारी है वो अशोक के कौन से शिलालेख से प्राप्त होती है, तो हमारा जवाब हो जाएगा दूसरे वृद्ध शिलालेख से जानकारी हमें प्राप्त होती है। तीसरे शिलालेख की बात करें तो लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए युक्त रज्जुक और प्रादेशिक जैसे अधिकारियों का वर्णन। तो धर्म प्रचार के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए मौर्य काल में अशोक के द्वारा 2 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी और उन अधिकारियों का जो पद था, एक का न था रज्जुक और दूसरे को हम कहते थे प्रादेशिक। तो यहाँ प्रश्न बनता है रज्जुक और प्रादेशिक धर्म की शिक्षा देने वाले अधिकारियों का वर्णन कौन से अभिलेख में किया गया था, तो हमारा जवाब हो जाएगा तीसरे अभिलेख में। चौथे अभिलेख की बात करें तो युद्ध घोष की जगह धम्म घोष यानी धम्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार। युद्ध घोष का मतलब है कि अशोक ने युद्ध के बल पर बहुत सारे राज्यों को जीता था, लेकिन धीरे धीरे उसे युद्ध से घृणा हो जाती है और युद्ध की जगह वह धम्म घोष का यूज करने लग जाता है, यानी शांति का और धर्म प्रचार के रूप में उसने अपना अभियान स्टार्ट कर दिया था। तो युद्ध घोष की जगह धम्म घोष का जो वर्णन है वो कौन से अभिलेख में है? चौथे अभिलेख में। दूसरे प्रकार से इसका प्रश्न बनता है कि धम्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचारों का उल्लेख कौन से अभिलेख में किया गया है, तो हमारा जवाब हो जाएगा चतुर्थ अभिलेख में। पांचवे की बात करें तो अशोक के राज्यारोहण के 13वें वर्ष के बाद धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख। धर्म की शिक्षा देने वाला जो एक अधिकारी उसका नाम था धम्म महामात्र। ये धर्म का प्रचार करते थे अलग अलग स्थानों पर जाकर के। तो इसकी नियुक्ति की जो बात की जाती है, इनकी नियुक्ति का जो वर्णन किया जाता है वो कौन से अभिलेख में किया जाता है? 5वें अभिलेख में किया जाता है। छठे अभिलेख की बात करें तो इसमें धम्म महामात्र के लिए आदेश, जैसे 5वें में हमने पढ़ा है कि धम्म महामात्र की नियुक्ति का वर्णन किया गया है, तो उसका जो अगला जो अभिलेख है, छठा अभिलेख है, उसमें इसके लिए आदेश पारित किया गया कि अशोक कहीं भी हो वह राजा को सूचना प्रेषित कर सकता है। यानी जिस तरह से आज हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, किसी भी राजनेता से मिलते हैं तो हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक उसी तरह से प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है कि राजा से मिलने से पहले हमें जो दरबार पर जो दरबान होते थे, जो सैनिक होते थे, उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, फिर वो राजा से पूछते थे, उसके बाद ही मिल सकते थे। लेकिन अशोक ने जो धम्म महामात्र था उसको ये आदेश पारित करके उनको ये इजाज़त दे रखी थी, छूट दे रखी थी कि मैं चाहे कहीं भी हूँ, चाहे अंतःपुर में हूँ, चाहे मैं पाकशाला यानी भोजन कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी और कार्य में व्यस्त हूँ, तुम कभी भी आकर के और मुझे सूचना दे सकते हो, प्रेषित कर सकते हो। तो ये सारा का सारा जो वर्णन है वो छठे अभिलेख में किया गया है। 7वें अभिलेख की बात करते हैं तो सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का और तीर्थ यात्राओं का वर्णन 7वें में किया गया है। 8वें अभिलेख का जो वर्णित विषय वो है सम्राट अशोक द्वारा आखेटन का त्याग व धम्म यात्रा की सूचना। आखेटन का मतलब होता है शिकार। जैसे हमने पहले में भी पढ़ा था कि पशु हत्या पर प्रतिबंध की बात कही गई है, तो अशोक द्वारा जो शिकार त्याग करने का जो वर्णन है वो 8वें अभिलेख में प्राप्त होता है। और धर्म यात्राओं का वर्णन हमें कौन से अभिलेख से मिलता है, तो वो भी 8वें से मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। तीर्थ यात्राओं का वर्णन तो 7वें अभिलेख में प्राप्त होता है और धर्म यात्राओं का जो वर्णन है वो हमें 8वें अभिलेख से प्राप्त होता है। 9वें में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि खर्चीले समारोह की निंदा। जो भी खर्चीले विवाह आदि थे, जैसे शादी समारोह है या फिर किसी अन्य प्रकार का जो समारोह है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता था, तो उन सारे खर्चीले समारोह की निंदा 9वें वृद्ध शिलालेख में की गई है। इनके स्थान पर अशोक धम्म पर बल देता है। अशोक कहते हैं कि खर्चीले समारोह की जगह हमें धर्म का प्रचार करना चाहिए और धर्म के प्रचार में हमें इस खर्चे को खर्च करना चाहिए।
एक यहाँ पर वाक्य भी लिखा गया है नवे अभिलेख में कि धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ है, बाकी के स्त्रियों के मंगलाचार व्यर्थ हैं। तो लाइन भी आ सकती है कि धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ है, बाकी के स्त्रियों के मंगलाचार व्यर्थ हैं। ये बात कौन से अभिलेख में की गई है? तो हमारा जवाब हो जाएगा नववा वृद्ध शिलालेख में ये बात की गई है। 10वें अभिलेख की बात करें, ख्याति गौरव की निंदा, यानी प्रसिद्धि गौरव की जो निंदा है वो 10वें अभिलेख में की गई है, और धम्म नीति की सर्वश्रेष्ठता को भी 10वें वृद्ध शिलालेख में बताया गया है। 11वें वृद्ध शिलालेख की बात करें तो धम्म नीति की व्याख्या 11वें शिलालेख में की गई है, और धर्म दान को सर्वोत्तम दान बताया गया। तो दो चीज़ें हमें 11वें में याद रखनी है, धर्म नीति की व्याख्या और धर्म दान को सर्वोत्तम दान। 12वें अभिलेख की बात करें तो 12वें अभिलेख में कहा गया कि सभी संप्रदायों में सहिष्णुता पर बल, धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख। यानी यहाँ महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो यही है कि धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख कौन से शिलालेख को कहा गया है? तो हमारा जवाब हो जाएगा 12वें शिलालेख को कहा गया है, क्योंकि इसमें सभी संप्रदायों में सहिष्णुता पर बल दिया गया है। अशोक ने ये निर्देश दिया है, ये आदेश दिया, ये निवेदन किया है कि सभी संप्रदायों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए, उनके विचारों को हमें आदर सहित देखना चाहिए। इसीलिए इसको धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो 14 शिलालेखों में है, जिससे बार बार प्रश्न आते हैं, वो है 13वां वृद्ध शिलालेख, क्योंकि इसमें कलिंग विजय की चर्चा की गई। और मोस्ट ऑफ प्रश्न यही पूछा गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में किया गया है? तो वहाँ पर हमारा जवाब होगा 13वां शिलालेख। और इस युद्ध में अशोक को विजय भी प्राप्त होती है, जीत प्राप्त होती है। इसमें युद्ध विजय के बदले धम्म विजय पर बल, और इसी 13वें शिलालेख में आगे जाकर के अशोक कहते हैं कि युद्ध विजय के बदले हमें धर्म विजय पर बल देना चाहिए। इस अभिलेख में वर्णन मिलता है कि देवानाम प्रिय ने अपने समस्त सीमावर्ती राज्यों पर विजय पाई थी। तो और 13वें शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने, देवानाम प्रिय हम पढ़ चुके हैं, अशोक का ही नाम है, कि अशोक ने अपने सीमावर्ती जो क्षेत्र है, अपने आसपास के जो जितने भी जो राज्य थे, उन सभी राज्यों पर अशोक ने विजय पाई थी। इस बात की जानकारी भी हमें 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। पड़ोसी राज्यों व शासकों का वर्णन, यानी पड़ोसी राज्यों के उस समय के क्या क्या नाम थे, और उन राज्यों में शासकों का वर्णन, यानी किन किन शासकों का वहाँ पर शासन था, उन सारी चीज़ों का वर्णन भी हमें 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। अशोक ने अपने 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि अशोक ने अपने शासन के कौन से वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा 8वें वर्ष में। इसी युद्ध में युद्ध की भीषणता को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और बौद्ध धर्म का ग्रहण उन्होंने कर लिया था। तो अशोक का जो कलिंग के साथ जो युद्ध हुआ था, ये बहुत ही भयंकर युद्ध था, और इस युद्ध में नरसंहार को देख करके और अशोक का जो हृदय था वो बिल्कुल दुखी हो जाता है, और उसी समय उनका हृदय परिवर्तन होके और वो युद्ध से हट करके धर्म की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अशोक का जो हृदय परिवर्तन है वो भी इस युद्ध के बाद हुआ था, और इसका जो वर्णन वो 13वें शिलालेख में है, और बौद्ध धर्म के ग्रहण की बात भी इसी 13वें शिलालेख में की गई है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि 13वां जो शिलालेख है बहुत महत्वपूर्ण है। 14वें शिलालेख की बात करें तो उपरोक्त अभिलेखों में लेखकों द्वारा की गई त्रुटियों का उल्लेख। तो ऊपर जो 13 अभिलेख हैं, तो कौन से अभिलेख में क्या क्या त्रुटि रह गई है, उन सारी चीज़ों का वर्णन 14वें अभिलेख में किया गया है। तो ये थे हमारे 14 वृद्ध शिलालेख और इनमें वर्णित विषय। 2-3 बिंदु हैं अन्य तथ्यों के रूप में, उनको मैंने लिखा है, वो भी आपको याद रख लेना है। अशोक को बुद्ध धर्म और संघ में पूर्ण आस्था है। ये जो बात कही गई है वो भाबरू शिलालेख विराटनगर जयपुर में मिले शिलालेख में की गई है। ऐसे कैसे लाइन आएगी कि अशोक को बुद्ध धर्म और संघ में पूर्ण आस्था है? ये बात कौन से शिलालेख से हमें प्राप्त होती है? तो भाबरू शिलालेख विराटनगर से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। सभी पंथ संयम व मन की शुद्धता पर बल देते हैं। ये बात कौन से अभिलेख में की गई है? तो ये बात 7वें अभिलेख में की गई है। अशोक का एक प्रश्न भी है, धम्म क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो जानकारी है हमें धर्म के बारे में मिलती है, और धर्म को ही इन शिलालेखों में धम्म कहा गया है। तो अशोक का एक प्रश्न है कि धम्म क्या है? तो ये प्रश्न कौन से शिलालेख से प्राप्त होता है? तो ये प्रश्न हमें दूसरे अभिलेख से प्राप्त होता है।
अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो अशोक ने सारी प्रजा को संतान बताया है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने जो शिलालेखों की लिपि थी, कौन से अभिलेख कौन से शिलालेख में क्या क्या जानकारी दी गई है, तो सारी महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारियाँ थी उनको हमने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर पढ़ा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।